हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है क्लब ट्यूटोरियल स्टडी चैनल के आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसका सभी प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। यानी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा जो है वो शुद्ध पदार्थ है हमें बताना है। दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल। जल जो क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो अशुद्ध है। सोडियम अशुद्ध है, वायु अशुद्ध है, हाइड्रोजन अशुद्ध है या फिर अमोनिया अशुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का वायु। वायु जो क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया तीसरा प्रश्न, निम्न में कौन मिश्रण है। यानी हमें बताना है इनमें से कौन सा, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प जो है वो क्या है, मिश्रण है। पहला दिया गया है चांदी, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा जल, चौथा वायु। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वायु। वायु जो क्या है, एक मिश्रण है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण है या फिर सोडा जल, मिट्टी, लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडा जल। यानी सोडा जल जो क्या है, एक समांगी मिश्रण है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। यानी बताना इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो शुद्ध है। जल शुद्ध पदार्थ है या रक्त है या फिर जल या फिर मिश्र धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। सिरका, सोडा जल, बर्फ, वायु। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। वायु जो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है सातवां प्रश्न, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। चांदी व जल, साधारण नमक प्लस जल, फिटकिरी प्लस जल या फिर मिट्टी तेल प्लस जल। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी तेल प्लस जल। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, समांगी मिश्रण को कहा जाता है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है हमें बताना है। तो पहला दिया गया है निलंबन, दूसरा विलयन, तीसरा क्लोराइडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। यानी समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन भी कहते हैं। फिर देखिए इसका अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में कौन विलयन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो विलयन है। वायु विलयन है या फिर सोडा जल या फिर दूध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सोडा जल। सोडा जल जो क्या है, एक विलयन है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। पहला दिया गया है मिट्टी, दूसरा समुद्री जल, तीसरा कोयला, चौथा वायु। तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्री जल, विलयन का उदाहरण है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप सभी का अगला प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखे। हमें क्या करना है, तत्व, यौगिक और मिश्रण के परिभाषा को हमें लिखना है। तो देखिए, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए आपका इसमें का अगला दिया गया तत्व के बाद आएगा यौगिक का। हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। यौगिक का डिफिनेशन हो जाएगा, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। मिश्रण हम देखेंगे, अगला प्रयोग का दिया गया मिश्रण का हम लोग देखेंगे डिफिनेशन।
तो मिश्रण का हो जाएगा, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है, उसे इसके अवयव को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया, यौगिक के मुख्य विशेषताएं लिखें। यानी हमें क्या करना है, वो यौगिक के मुख्य विशेषताएं लिखना है। तो देखिए पहला विशेषता हो जाएगा, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा इसका विशेषता है, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से नितांत भिन्न होता है। फिर देखिए इसका तीसरा विशेषता हो जाएगा, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। फिर देखिए आपका अगला इसमें का विशेषता हो जाएगा, यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। फिर अगला विशेषता, पांचवा विशेषता इसका हो जाएगा, यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित होते हैं। छठा विशेषता हो जाएगा, यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण हमेशा एक समान रहते हैं। यानी जो अर्थात यौगिक के संगठन और गुण हमेशा एक समान रहते हैं। फिर देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है। हमें तत्व और यौगिक के मुख्य अंतर बताना है। तो देखिए पहला अंतर हो जाएगा इसमें है, वो वे पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्वों को जो है दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि इसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक को इसे रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। यानी इसको विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में इसको हम लोग बांट सकते हैं यौगिक को, लेकिन तत्वों को दो से अधिक में नहीं बांट सकते हैं। फिर देखिए एक हो जाएगा इसमें, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, जो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, जबकि जो यौगिक है ये अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। अंतर हो जाएगा, ये सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, लेकिन ये जो हमारा यौगिक है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बना होता है। फिर अगला इसका हो जाएगा आपका, इनमें भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होता है। इसमें जो है तत्व में भौतिक और रासायनिक गुण जो है यौगिक से भिन्न होता है। इसमें हम लोग देखेंगे यौगिक में इसमें भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होता है, मतलब दोनों में भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर देखिए इसका पांचवा आपका अंतर हो जाएगा, इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, लेकिन इसका सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले देखेंगे हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में। तो समांगी मिश्रण का आंसर यहाँ पे देखिए, इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक रूप रहता है, मतलब इसका जो संगठन है वो प्रत्येक मिश्रण में एक ही रूप का होता है। इसके अवयवों के बीच जो है कोई स्पष्ट विभाजन सीमाएं नहीं होती, जितने अवयव है उनके अंतर्गत विभाजन का कोई सीमा नहीं होता है। फिर देखिए हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे देखेंगे जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है या समांग होता है, इस विलयन के पृथक पृथक नहीं दिखाई देते हैं। मतलब जब हम जल में चीनी को घोलते हैं तो वो जो दोनों अवयव है, यानी जो चीनी का अवयव है वो जो है जल में घुलने के बाद वो पृथक करने के बाद भी जल्दी से दिखाई नहीं देता है। फिर देखिए देखेंगे आगे हम लोग विषमांग मिश्रण के बारे में। तो विषमांग मिश्रण का देखिए हो जाएगा, इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण के अंतर्गत एक रूप नहीं रहता है, मतलब इसका संगठन जो है संपूर्ण मिश्रण में एक जैसा नहीं रहता है। इस मिश्रण के विभिन्न अवयव के मध्य सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं होती है। मतलब इस जो विषमांग मिश्रण है इसमें क्या होता है,
विभाजन जो है वो क्या होता है, मध्य से सुस्पष्ट होती है, यानी इसमें सीमाएं होती है कि वो इतने सीमा तक जो है इसका विभाजन होगा। जैसे देखिए उदाहरण में हो जाएगा बालू और साधारण नमक का मिश्रण विषमांग होता है। इस मिश्रण के विभिन्न भागों में इसके अवयव का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। एक आवर्धक कांच से देखने पर बालू और नमक के कण अलग अलग तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, छठा प्रश्न, अमोनिया क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे, सचित्र वर्णन करें। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना भी और उसका चित्र भी बनाना है। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कैसे अलग करेंगे। तो पहले देखिए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा बालू और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे किप की सहायता से यहाँ पे एक ऊपर की तरफ यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक रुई लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक फ्लैग लेकर यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे फोटो में किए गए उसी प्रकार से करने पर हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोग व्याख्या करते हैं कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो देखिए उत्तम मिश्रण को एक पोर्सिलैन बेसिन में लेकर इसके ऊपर एक कोपिया फनेल यानी शंकु कीप उलट कर रख देते हैं। फ्लैन सिर को कपास की रुई से बंद कर देते हैं। बेसिन को गर्म करने पर मिश्रण में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड बिना पिछले ही वाष्प में परिवर्तन होकर ऊपर उड़ता है, जो फनेल के अंदर ठंडे भाग के रूप में परिणत होकर एकत्रित हो जाता है। फलस्वरूप बालू में से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग बालू में से अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया, सातवां प्रश्न, प्रभाजी आसवन का वर्णन करें। हमें क्या करना है, प्रभाजी आसवन विधि का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए हो जाएगा, यह विधि दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है, दर्शे कि उन अवयवी द्रव्यों के क्वथनांक का अंतर 100 डिग्री सेल्सियस या कम होता है। उदाहरण के लिए मेथिल अल्कोहल क्वथनांक 650 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, को एसीटोन से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी इन दोनों को इस विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। जो विधि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अगला आगे हम लोग देखेंगे, मिश्रण को एक गोल पेंदी फ्लास्क में लेकर बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं। यह फ्लास्क एक प्रभाजक स्तंभ में जुड़ा रहता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। प्रभाजक स्तंभ में कई फंदे होते हैं जिनमें उच्च क्वथनांक वाले या कम वाष्पशील द्रव संघनित होते हैं। निम्न क्वथनांक या अधिक वाष्पशील द्रव के वाष्प संघनक में होकर संघनित हो जाते हैं। इस द्रव्य को एक अलग ग्राहक में एकत्रित कर लिया जाता है। इस द्रव्य के क्वथनांक पर ताप दाब तथा स्थित रहता है जब तक कि वह द्रव्य पूर्णतः वाष्पित होकर निकल नहीं जाता है। इसके पश्चात ताप बढ़ने लगता है और आप में उच्च क्वथनांक वाले के क्वथनांक पर पुनः स्थित हो जाते हैं। यह द्रव्य भिन्न पूर्णांक वाष्पित होकर संगणक में द्रवीभूत हो जाते हैं, जिसे एक दूसरे ग्रहण में एकत्र कर लिया जाता है।
इस प्रकार से मिश्रण के सभी अवयवों को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लोहे को गंधक से पृथक की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करें। तो पहला हो जाएगा आपका विधि हो जाएगा, हम लोग देखेंगे पृथक्करण विधि के द्वारा लोहा चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लोहा चूर्ण को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी हम लोग देखेंगे जो है हमारा लोहा है उसको हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो देखिए इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुंबक लगाने पर लोहे के बाशिक कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। गंधक अचुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। दूसरा विधि हो जाएगा आपका छानन विधि। लोहे के चूर्ण और गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर गंधक उसमें घुल जाती है, किंतु लोहे के कणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राप्त द्रव्य को छानने पर लोहा पृथक हो जाता है। फिर देखिए आपका 9 प्रश्न, विलयन और विलायक और विलयन की व्याख्या करना है हमें। तो देखिए पहले देखेंगे हम लोग विलय का, जो पदार्थ द्रव्य में घुलकर विलयन बनाता है वह विलय कहलाता है। जैसे उदाहरण में नमक, अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। फिर देखिए अब हम देखेंगे विलायक को, जिस द्रव्य में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उसे द्रव्य को विलायक कहते हैं। उदाहरण में हो जाएगा जल। फिर देखिए आपका हो जाएगा अगला टॉपिक है विलयन। दो या अधिक पदार्थ समांग मिश्रण विलयन कहलाते हैं। समांग का अर्थ होता है विलयन के सभी भाग में एकरूप, विलयन का संगठन एकरूप होता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिएगा, विलयन क्या है? कमरे के ताप पर जल में थोड़ा पोटेशियम नाइट्रेट की विलयता ज्ञान करने की विधि का उल्लेख करें। यानी हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा विलयता का, एक निश्चित ताप पर 100 kg विलायक को संतृप्त करने के लिए किसी पदार्थ की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उस ताप पर उस पदार्थ की विलयता कहते हैं। मान लें कमरे के ताप पर हमें पोटेशियम नाइट्रेट की जल में विलयनीयता ज्ञात करनी है। इसके लिए जल में सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन तैयार करते हैं। इस विलयन में लगभग 10 ml पहले से तूले यानी वजन हुए एक पोर्सिलेन बेसिन में लेते हैं। विलयन के साथ बेसिन को पुनः तौल लेते हैं। अब बेसिन को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब पूरा जल वाष्पित हो जाता है और बेसिन में सिर्फ ठोस अवशेष बच जाता है, तब बेसिन को एक शुष्क कारक में रखकर ठंडा करते हैं। इसके पश्चात ठोस अवशेष पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बेसिन को तौल लेते हैं। गर्म करने पर ठंडा करने तथा तौलने का काम तब तक किया जाता है जब तक कि दो तौल एक समान ना हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो रहता है समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।